दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब तक जो आपको लाइफ में असफलताएं मिली हैं उनको एक बार दिमाग से निकालकर एक फ्रेश तरीके से एक नई एनर्जी के साथ में शुरू करते हैं आज का दिन एक ऑसम करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ में। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है आज का कि विश्व शरणार्थी दिवस, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के नाम से जानते हैं, ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक बार अच्छे से इसका फोटो देख लेंगे सो दैट आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। इसमें आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसके माध्यम से आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएंगी। इसमें देखो आप देख सकते हैं लिखा है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे और नीचे लिखा है जून 20, यानी कि प्रत्येक वर्ष 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जिसको हम लोग विश्व शरणार्थी दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 जून को। अब ये शरणार्थी रिफ्यूजी आखिर होता क्या है? जैसा कि आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, इस एक महिला है जो अपने बच्चों के साथ में मूव कर रही है, जा रही है। यानी कि कई देशों में ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति के रंग, उसकी जाति, उसका धर्म, इन सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश के लिए मूव कर जाते हैं। ऐसे लोगों को रिफ्यूजी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि विश्व शरणार्थी दिवस, जिसको वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के नाम से जानते हैं, इसकी थीम क्या है? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। इसकी थीम हो जाएगी एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स विल बी इट्स थीम। तो एक बार अच्छे से देख लेंगे। विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2020 की जो थीम है वो है एवरी एक्शन काउंट, यानी कि एक भी अगर आप एक्शन लेते हैं तो उसकी वैल्यू होगी, उसको काउंट किया जाएगा। इसमें आप ये वाला फ़ोटो देख सकते हो जिसमें कि देखो लिखा है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2020 और ऊपर लिखा है एवरी एक्शन काउंट, जो कि इस बार का इसका थीम है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बना है एक रिपोर्ट्स के ऊपर। रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन क्या बना है कि भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन, ये हिंदी में नाम है इस पूरी रिपोर्ट का, एक बार अच्छे से देख लेना। भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन, इंग्लिश में जिसको बोलेंगे असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय विल बी इट्स राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन नाम से एक रिपोर्ट को हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस रिपोर्ट का आप फोटो देख सकते हैं जिसमें कि आप देख सकते हो इसमें लिखा भी है कि असेसमेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस ओवर द इंडियन रीजन, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES के द्वारा जारी किया गया है। अब ये जो रिपोर्ट है इसको लेकर दो क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं, एक बार उसका रिवीजन करवा देते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या बना था कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, उस समय मैंने आपको रिपोर्ट का नाम नहीं बताया था, नाम आज आपको बता दिया है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का औसत तापमान सदी के अंत तक कितना बढ़ने का अनुमान है? तो राइट आंसर हो गया था 4.4 डिग्री सेल्सियस। तो 4.4 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि इसी रिपोर्ट में, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का औसत तापमान 1901 से लेकर 2018 के दौरान लगभग कितने सेल्सियस तक बढ़ गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.7 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो 0.7 डिग्री सेल्सियस कब से कब तक? 1901 से लेकर 2018 तक का जो टेम्परेचर है इस रिपोर्ट के अनुसार ये 0.7 डिग्री सेल्सियस के तौर पर बढ़ गया है। करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में 150 बिलियन डॉलर वाली मार्केट कैप वाली, एम कैप का मतलब है मार्केट कैप वाली, भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? दोस्तों भारत की पहली कोई विश्व में कंपनी बनी है जिसने 150 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो अचीव कर लिया है। आंसर विल बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
आप देख सकते हैं ये सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। यहाँ पर आपको द हिंदू का एक कटिंग दिखा रहा हूँ जिसमें देखो साफ साफ ये हाईलाइटेड है कि RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट 150 बिलियन डॉलर मार्केट कैप। मार्केट कैप को एम कैप के नाम से भी जानता है। ये जो कंपनी है ये इसके मालिक हैं मुकेश अंबानी, और हाल ही में उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि अब उन्होंने अपना जो सेट एक टारगेट रखा था जिसके दौरान वो कंपनी को किसी भी प्रकार के ऋण से मुक्त कर देंगे, उससे पहले ही कंपनी इनकी जो है हर एक प्रकार के ऋण से मुक्त हो चुकी है, चूँकि वो इंडिया की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। और ये इसने अपना माइलस्टोन किस तरीके से अचीव किया है आप देख सकते हैं। लगातार 28 सितंबर 2005 को 25 मिलियन डॉलर थी, उसके बाद में ये ग्राफ जो है ये इनका इंक्रीज़ करता गया है, और अभी पिछले एक महीने के अंदर में आपने देखा होगा लगभग 10 से 15 कंपनियों ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, जिसके चलते बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इनके पास में आ गया था, जिसके बाद में 19 जून 2020 को 151 यानी कि 150 का आंकड़ा इन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो इस समय का अगर आप हम लोग 19 तारीख का डेट अगर आप देखोगे तो 151.04 बिलियन डॉलर की कंपनी जो है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बन चुकी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी इट्स राइट आंसर। दोस्तों डेली बेसिस पर जनवरी से लेकर मई महीने का करंट अफेयर्स बहुत सारे बच्चे परचेस कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स से शुरुआत कर सकते हैं, जिस पर अभी एक ऑफ़र भी चल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार चेक कर लेना, जिसमें आपको मार्च, अप्रैल और मई का एक सिंगल PDF दिया जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, जहाँ पर आकर आप इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाल ही में किसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल जिसका नाम है सत्यभामा लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोदी गवर्नमेंट में एक मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद जोशी, उन्होंने हाल ही में R&D पोर्टल जिसका नाम है सत्यभामा लॉन्च कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक मीटिंग में इसका डिसीजन लिया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर ये जो प्रहलाद जोशी हैं वो क्या हैं, कौन से पद पर हैं? वो इस समय केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने इसके लिए अनाउंसमेंट करी है। ये जो सत्यभामा है इसका फुल फॉर्म आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो सत्यभामा नाम से ये जो पोर्टल की शुरुआत करी गई है, इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली भारत के अंदर में जो माइनिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उसका जो एडवांसमेंट है, माइनिंग के प्रोजेक्ट्स पर मॉनिटरिंग करने के लिए, उसमें पेमेंट करने के लिए, एक ही जगह पर सारे प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए, ट्रेस करने के लिए, उसी उद्देश्य से ही इस सत्यभामा नाम के इस R&D पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि हम लोग एक पोर्टल के माध्यम से ही भारत में माइनिंग के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में हम वहाँ पर ये सारी चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में किस लेखक ने क्लारा एंड द सन उपन्यास की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा काजुओ इशिगुरो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये नोबेल प्राइज़ विनर एक राइटर हैं, इस वजह से इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ इनको जिस नावल के लिए दिया गया था उसके बाद से इनका ये पहला नावल है, जिस वजह से चर्चा में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो काजुओ इशिगुरो ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो क्लारा एंड द सन नाम से अपना जो नावल है वो हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि वो मार्च 2021 तक वो उसको पब्लिश कर देंगे। तो काजुओ इशिगुरो का फ़ोटो आप देख सकते हैं जिन्होंने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर राइटर हैं। ठीक है, इस नावल को मार्च 2021 में पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने कई दिनों से पढ़ रहे थे कि भारत को UNSC में अस्थायी सदस्यता मिल गई है। अभी सितंबर के महीने में UNSC की 75वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जानी है। तो क्वेश्चन बनेगा कि 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNSC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा वोल्कॉन बोजकिर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ये तुर्की देश से बिलोंग करते हैं। तुर्की के पहले व्यक्ति बने हैं जिनको यूएनएससी महासभा का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि भारत भी इससे अभी जुड़ा हुआ रहा है, इलेक्शन वगैरह हुआ है, उसमें भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो यूएनएससी की मीटिंग होगी, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो तुर्की देश के रहने वाले वोल्कान बोचकिर को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, जिनको यूएनएससी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तुर्की देश के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। साथ ही साथ में आपको बता दूँ, ये जो 75वीं मीटिंग होगी यूएनएससी की, वो दिनांक 15 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। इसका जो प्लेस है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका, और इसके जो आयोजक हैं वो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्वेश्चन है कि विश्व सिकल सेल दिवस 2020 यानी कि वर्ल्ड सिकल सेल डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 19 जून को, 19th ऑफ जून। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके रिगार्डिंग आप एक फोटो देख सकते हैं, जिसमें देखो लिखा है वर्ल्ड सिकल सेल डे जून 19। अब ये सिकल सेल होता क्या है? देखो आपको बता दूं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि जो सिकल सेल है ये ब्लड से संबंधित एक बीमारी है, खून से संबंधित एक बीमारी है, जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है। तो क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि बताओ सिकल सेल किस क्षेत्र से संबंधित एक बीमारी है, तो कह देना कि ये खून से संबंधित बीमारी है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये जो सिकल सेल बीमारी है ये क्या आनुवंशिक बीमारी है? तो इनमें से कौन सी आनुवंशिक नहीं है? तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि माता पिता से ये बच्चों तक ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि शरीर के अंदर में ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर के सभी हिस्सों में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को थकान महसूस होने लगती है। इसमें बेसिकली जो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड होता है उसमें आरबीसी होते हैं, सभी को पता है। तो वो आरबीसी का इसमें शेप चेंज हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में आरबीसी का शेप इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल की बीमारी हो जाती है तो उसका जो आरबीसी है वो छोटा होने लगता है, वो डिस्टॉर्टेड फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वो हो जाता है। तो जब इसको ऑक्सीजन सर्कुलेट पूरे बॉडी में की जाती है तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारा आरबीसी नॉर्मल शेप में होगा तो वो आराम से ऑक्सीजन इस तरीके से हर एक सिरा और धमनी के माध्यम से जा सकती है। लेकिन अगर सिकल सेल इस तरीके से होगा तो ये एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेशन के साथ में ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये ब्लॉकेज की तरीके काम करता है। जैसे कि यहाँ पर ये ब्लॉकेज बन गया है, इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन अगर नहीं आएगा तो शरीर जो है ये बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करेगा। साथ ही साथ में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसके वैसे तो आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है वो 120 दिन का होता है, लेकिन अगर किसी को सिकल सेल की बीमारी हो जाती है तो उसमें जो आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो 10 से 20 दिन का ही रह जाता है, जिससे कि बहुत तेज़ी से आरबीसी काउंट में भी डिक्रीमेंट होने लगता है। तो जब शरीर में आरबीसी काउंट कम हो जाएगा तो कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसकी वो कमी हो जाती है, जिस वजह से खून की कमी, जिसको एनीमिया के रूप में जानते हैं, तो एनीमिया रोग का शिकार लोग इस बीमारी के चलते हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है एग्ज़ाम में। इनमें से जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, परेशान मत होना। आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं जो कि एसएससी में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में करंट अफेयर्स के अगले क्वेश्चन में क्या बनेगा कि हाल ही में किस राज्य ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, J&K इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर ने उनका जो कृषि उत्पादन विभाग था उसका नाम बदलकर कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में ऐसा डिसीजन लिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में जो भारत को यूएनएससी का मेंबर चुना गया है तो उसमें अपने कार्यकाल के दौरान भारत का उद्देश्य क्या होगा? तो ये जो 2 साल के लिए भारत को मौका मिला है, इसमें जो इसका उद्देश्य है उसके लिए भारत का एक शॉर्ट फॉर्म देख सकते हैं, नॉर्म्स का एक इनका ऑब्जेक्टिव है जिस पर ये काम करेंगे। और ये जो नॉर्म्स है
इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ कि नॉर्म्स का फुल फॉर्म है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। तो जब भारत इसका मेंबर बनेगा तो इस ऑब्जेक्टिव पर काम करेगा सो दैट पूरे विश्व में शांति के क्षेत्र में काम किया जा सके। उसके अलावा दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुश रहा करो। जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे उतनी जल्दी ही आपका पढ़ाई करने में मन लगेगा, कम समय में चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। खुश रहने के बहुत फ़ायदे हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। दुखी रहोगे, हर समय पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो आपको रिवीजन चीज़ें लंबे समय तक याद भी नहीं रह पाएंगी। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको देते हुए चलना है कि विश्व रिफ्यूजी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है। आंसर लिखकर भेज दीजिए। सो राइट आंसर विल बी 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या है। इसका थीम हो जाएगा अर्ली एक्शन काउंट्स। उसके बाद में है एक रिपोर्ट है जिसका नाम है भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन। तो ये किसके द्वारा जारी करी गई है। सो राइट आंसर विल बी पृथ्वी विज्ञान विभाग के द्वारा जारी करी गई है। भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी कौन सी बनी है। तो ये कंपनी बनी है रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाए। उसके बाद में है कि एक R&D पोर्टल जिसका नाम है सत्यभामा, किसने लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है प्रहलाद जोशी ने। क्लारा एंडरसन उपन्यास के किसके द्वारा अभी घोषित किया गया है। तो ये नोबेल प्राइज विनर काजुओ इशिगुरो के द्वारा जारी किया गया है। 75वें UNSC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। सो राइट आंसर विल बी वोल्कान बोचकिर को हाल ही में इसके लिए चुना गया है। साथ ही साथ में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तहे दिल से शेयर करना ना भूलें।